अस्सलाम वालेकुम। आखिरी वीडियो में लाहौर रंग महल चौक का जिक्र था तो दोस्तों ने तवज्जो दिलाई कि आप यहाँ मौजूद मलिक अहमद अयाज की कब्र पे ज़रूर जाइएगा। मैं उनकी कब्र पे पहले ही हाज़िरी दे चुका था, व्लॉग रिकॉर्ड किया जो आपकी पेश खिदमत है। मलिक अहमद अयाज जो मुझे ज़ाती तौर पे इसलिए बहुत पसंद हैं कि इनकी पूरी ज़िंदगी और किरदार, महमूद से इनका ताल्लुक़, वो इंसान को बंदगी का तरीक़ा, करीना और सलीका सिखाता है। वो अपने मालिक से मोहब्बत, उसकी बंदगी में हर एक बात पे लब्बैक कहना, सर झुकाना और उसके सामने शुक्रगुजार और फर्माबरदार रहना, ये सब कुछ मैंने तो अयाज़ के उन वाक़यात से सीखा जो शेख सादी ने बयान किए, जो अल्लामा इकबाल ने अपने अशआर में बयान किए। तो आज आपको लेके चलते हैं रंग महल चौक लाहौर में मलिक अयाज़ के मकबरे पे। इस चौक में आपको ये बड़ा सा मीनार नज़र आ जाता है, मस्जिद है और साथ ही मलिक अहमद अयाज़ की कब्र है। और ये आपको बताते चलें कि 1000 साल पुराने किरदार हैं, बल्कि 1000 साल से भी शायद ज़्यादा हो चुका है। तकरीबन 1036 ईस्वी में इन्हें लाहौर का सूबेदार मुकर्रर किया गया। उसके बाद ये लाहौर के हाकिम भी बनाए गए। इनकी ज़िंदगी की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि सुल्तान महमूद गज़नवी जो अफ़गानिस्तान में बैठ के हुकूमत करते थे, उनके दरबार में 100 के करीब ग़ुलाम पेश किए गए, जिनमें मलिक अहमद अयाज़ भी थे। अब अहमद अयाज़ के मुतालिक मुख्तलिफ़ रवायतें हैं। कोई इनको तुर्की के इलाके का बतलाता है, कोई कहता है सैयद हैं, कोई ये भी कहता है कि ये पठान हैं, और फिर इनको ख्वाजा मलिक अहमद अयाज़ भी लोग कहते हैं। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर सोच रहा था कि शुक्र है आज तक मेरे किसी हमज़ात ने ये नहीं कह दिया कि अहमद अयाज़ आराई था। खैर, इससे हट के जितने मुँह उतनी बातें। तो मलिक अयाज़ साहब जो भी थे, लेकिन उनका किरदार बहुत आलीशान था। इनको ग़ुलाम बना के महमूद गज़नवी के दरबार में बेचा गया, लेकिन महमूद गज़नवी इसको परख गया और जान लिया कि ये कोई अनोखा बंदा है, ये आम ग़ुलामों जैसा नहीं है। बादशाह के कुर्बत में रहने लगा और बादशाह ने उसके बड़े इम्तिहानात लिए और इतने ज़्यादा वो बादशाह के करीब हो गया, यानी सुल्तान महमूद गज़नवी के, कि बाकी दरबार में जितने भी बादशाह के वज़ीर मशीर थे वो इससे जलने लगे। मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। एक मरतबा तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। सारे मशीर हाज़िर हुए बादशाह के पास, कहते हैं कि आपका चहीता अयाज़, ये ग़ुलाम, ये आपके दरबार से चोरियाँ करके अपने संदूक में सब ख़जाने को छुपा रहा है। बादशाह सलामत, इसे बुलाइए और पूछिए कि वो ख़जाना कहाँ से लेके आया जो अपने संदूक में इसने छुपाया है। बादशाह ने अयाज़ को बुलाया। अयाज़ आया और उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास कोई ऐसा संदूक है? तो कहा, जी मेरे पास संदूक तो है। फ़ौरन बादशाह ने पहरेदारों को भेजा, वो महल में संदूक लाए। अयाज़ से उस संदूक की चाबी ली और जब खोला तो अंदर से एक फटा पुराना कुर्ता, एक टूटी हुई जूती और एक पुरानी छड़ी निकली। बादशाह ने कहा, ये क्या है? तो अयाज़ कहता है कि हुजूर, हर रोज़ अपने इस हुलिये को देखता हूँ और फिर इन पुरानी जूतियों को देखता हूँ कि कहीं मैं अपनी औकात ना भूल जाऊँ बादशाह का मशीर बनने के बाद। बादशाह बहुत मुस्कुराता है और अपने बाकी वज़ीरों मशीरों की तरफ देखता है। एक और वाक़या शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हर वक्त बादशाह के जो हमनवा थे वो जलते रहते थे अयाज़ से, क्योंकि अयाज़ एक ग़ुलाम और उसे इतनी इज़्ज़त मिल जाना। तो इस पे एक दफ़ा बादशाह ने उनके सवालों के जवाब देने के लिए उन सब को एक कीमती हीरा दिया और अयाज़ की गैर मौजूदगी में उनसे कहा कि इस हीरे को तोड़ दो। सब ने कहा कि बादशाह हमारा इम्तिहान ले रहा है कि कहीं हम कोई पागल तो नहीं जो इतने कीमती हीरे को तोड़ दें। तो उन्होंने हीरा तोड़ने से इनकार कर दिया और बादशाह को कहा कि ये लीजिए हुजूर, हीरा ले लीजिए। इसके बाद बादशाह ने अयाज़ को दरबार में बुलाया और उसे कहा कि ये बड़ा कीमती हीरा है, इसको हथौड़े से तोड़ दो। अयाज़ ने यह सुना तो फ़ौरन हथौड़े से हीरा तोड़ दिया। सारे हंस पड़े कि देखा ये पागल, ये कम अकल, ये ग़ुलाम, इसे पता ही नहीं था और इसने इतना कीमती हीरा तोड़ दिया। तो उसके बाद बादशाह ने इनसे पूछा कि तुम लोगों ने हीरा क्यों नहीं तोड़ा? तो इन्होंने कहा, हुजूर, इतना कीमती हीरा, हम जानते हैं कि आप हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, वरना इतनी कीमती चीज़ को कोई कैसे तोड़वा सकता है, इसलिए हमने नहीं तोड़ा। बादशाह ने अयाज़ से पूछा तो अयाज़ कहता है कि हुजूर, जब आपने हुक्म दिया तो मैंने देखा कि हीरा तो बड़ा कीमती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरे लिए मेरे दिल और दिमाग को आपका हुक्म ज़्यादा कीमती लगा, इसलिए मैंने आपके हुक्म को मुक़द्दम जानते हुए इस कीमती हीरे को तोड़ दिया।
بادشاہ پھر مسکراتا ہے اور اپنے درباریوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو ان کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو وہ دراصل انہوں نے اس برابری کی بات کی تھی کہ ایاز کی تابعداری فرما برداری کی وجہ سے محمود نے اسے اپنا ساتھ دیا اور تمام فرق ختم کر دیے اور اسے وہ حیثیت دی جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں کہ آج لاہور جو جدید لاہور ہے، اس کا بانی یہی شہزادہ ہے ملک احمد ایاز، جو رنگ محل چوک میں ایک مسجد کے ساتھ دفن ہے۔ محمود غزنوی کے دور میں چونکہ باقاعدہ کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی، اس لیے جتنے عرصے کے لیے بھی ملک ایاز زندہ رہے وہ لاہور کے حکمران تو رہے، لیکن کبھی بھی ان کے دور میں اسلامی ریاست کا کام اس طرح سے نہیں ہو سکا جیسا کہ سلطان قطب الدین ایبک کے دور میں ہوا۔ لہذا یہاں پہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ لاہور کا پہلا حکمران تو ہم نے کبھی سلطان قطب الدین ایبک کو بتایا تھا، آج اب کہہ رہے ہیں کہ لاہور کا پہلا مسلمان حکمران ملک احمد ایاز ہے۔ تو یہ لاہور کے مسلمان حکمران ضرور تھے، لیکن سلطان قطب الدین ایبک وہ شہنشاہ ہندوستان تھے اور انہوں نے باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، لہذا ان دونوں کرداروں کا موازنہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اور سلطان قطب الدین ایبک ان سے تقریباً کوئی 100 سال کے بعد آئے، یا کہہ لیجئے کہ 150 سال بعد وہ آئے تھے۔ تو یہ ملک ایاز، ان کی جو قبر ہے آپ کو لاہور رنگ محل چوک میں مل جائے گی، کبھی جائیں تو ضرور یہاں پہ حاضری دیجیے گا، اور ان کے کردار اور زندگی کے خوبصورت واقعات کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنے لیے اگر کچھ ان میں سے سمیٹ سکیں تو بڑی خوش نصیبی ہوگی۔